नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन इसे किसी कानून की किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं। हम इसे एक जिंदा दस्तावेज की तरह देखेंगे, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हाँ, और आज हम इसी विकास को कुछ बहुत ही जरूरी सवालों और उनके जवाबों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हर सवाल के पीछे असल में एक कहानी है। बिल्कुल। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए आज भारतीय शासन व्यवस्था की कुछ परतों को खोलते हैं। जरूर। मुझे लगता है कि ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये भारत की जो लोकतांत्रिक यात्रा है उसके विकास को दिखाते हैं। तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़ा है। सवाल ये था कि एक शीर्ष सहकारी समिति की जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अच्छा सवाल है। और इसके विकल्प थे ए उच्च न्यायालय, बी जिला कार्यालय, सी राज्य विधानमंडल या डी राज्य सचिवालय। तो इसका सही जवाब है सी राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब एक सहकारी समिति की रिपोर्ट सीधे विधानसभा में। जी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा संवैधानिक कारण है। वो क्या है? ये प्रावधान आया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। इस संशोधन ने सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा दिया। अच्छा, तो ये 2011 में हुआ। हाँ, देखिए, इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा। भाग 9B। जी। अच्छा। इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक है, और इसी के तहत ये नियम बनाया गया कि राज्य की जो शीर्ष सहकारी समिति होगी वो अपनी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखेगी। और इसका मकसद क्या था? मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही, ताकि उन समितियों के वित्तीय कामकाज पर सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि एक विधायी निगरानी भी हो। समझ गया। अब अगले सवाल पर आते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका से जुड़ा है। ये तो हमेशा ही एक गर्म विषय रहता है। बिल्कुल। सवाल है कि किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देने के लिए 3 महीने की समय सीमा का सुझाव दिया था। और विकल्प थे ए तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 और बी SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994। इसका सही उत्तर है ए, जो कि बहुत ही हालिया मामला है, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023। अच्छा, 2023 का मामला। तो इसमें दिलचस्प बात क्या थी? देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह निर्णय केंद्र राज्य संबंधों में खासकर राज्यपाल की भूमिका पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा टिप्पणी है। थोड़ा और विस्तार से समझाइए। असल में संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को शक्ति देता है कि वो किसी विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जी। और जब वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होता है तो अनुच्छेद 201 लागू होता है। हो ये रहा था कि राज्यपाल विधेयकों पर बहुत लंबे समय तक कोई फैसला ही नहीं ले रहे थे। मतलब उसे अनिश्चित काल के लिए लटका रहे थे। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, उन्हें जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। और यहीं पर उन्होंने सुझाव दिया कि 3 महीने की समय सीमा उचित होगी। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। बिल्कुल। चलिए अब एक और विधेयक की बात करते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025। जी। सवाल सीधा है, इस विधेयक ने किस मौजूदा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है? विकल्प थे ए वक्फ अधिनियम 1954 या बी वक्फ अधिनियम 1995। इसका सही जवाब है बी वक्फ अधिनियम 1995। और इस संशोधन में मुख्य बदलाव क्या प्रस्तावित हैं? इसमें कई बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम करने का प्रस्ताव है। काफी लंबा नाम है। हाँ, इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की संरचना है उसमें भी बदलाव का प्रस्ताव है। जैसे कि गैर मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में शामिल किया जाए। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि वक्फ संपत्तियों को निर्धारित करने का जो अधिकार अभी वक्फ बोर्ड के पास है वो जिला कलेक्टर को देने का प्रस्ताव है। ओहो, ये तो शक्तियों का एक बड़ा हस्तांतरण है। जी, बहुत बड़ा। इसीलिए इस पर काफी चर्चा हो रही है। अब आते हैं
एक ऐसे विषय पर जहां वाकई में बहुत कुछ दिलचस्प हुआ है। बताइए। महिला आरक्षण। 106वें संवैधानिक संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, उसने दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया? ये एक ट्रिकी सवाल हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसमें कई अनुच्छेद शामिल हैं। विकल्प थे ए अनुच्छेद 330 ए, बी अनुच्छेद 332 ए, सी अनुच्छेद 334 ए और डी अनुच्छेद 239 ए। तो दिल्ली के लिए जो सही जवाब है वो है डी अनुच्छेद 239 ए। अच्छा, तो ये तीनों अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 239 ए तीनों ही इसी संशोधन से जुड़े हैं। बिल्कुल, और यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 106वें संशोधन का लक्ष्य था लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाना। जी। तो इसे लागू करने के लिए संविधान में 3 नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 330 ए लोकसभा के लिए है। लोकसभा के लिए 330 ए, ठीक है। अनुच्छेद 332 ए सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए है। ओके। लेकिन दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। उसकी अपनी एक विशेष संवैधानिक स्थिति है जो अनुच्छेद 239 ए के तहत आती है। हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। बिल्कुल, इसीलिए महिला आरक्षण को दिल्ली विधानसभा में लागू करने के लिए खास तौर पर अनुच्छेद 239 ए में ही संशोधन करना पड़ा। ये बहुत ही साफ तरीके से समझ में आया। और ये आरक्षण कितने समय के लिए है? ये आरक्षण लागू होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए रहेगा। ठीक है। अब आरक्षण से जुड़े एक और संशोधन पर आते हैं। हाँ। सवाल ये है कि किस संशोधन ने विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया? विकल्प हैं ए 101वां, बी 104वां, सी 103वां और डी 105वां संशोधन। इसका सही उत्तर है बी 104वां संशोधन, जो 2019 में आया था। 104वां। तो इसके बारे में और बताइए। इसने सिर्फ आरक्षण बढ़ाया या कुछ और भी किया? नहीं, इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव थे। पहला तो आपने बता ही दिया, इसने अनुच्छेद 334 में संशोधन करके एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण को और 10 साल यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। और दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण था। इसी संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में जो सीटें मनोनीत की जाती थीं, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया। अच्छा, तो वो जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे वो अब नहीं होते? जी, अब वो प्रावधान खत्म हो गया है। तो एक ही संशोधन ने एक आरक्षण को बढ़ाया और दूसरे को समाप्त कर दिया। और ये जो दूसरे विकल्प थे 101वां, 130वां, ये किससे संबंधित हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 101वां संशोधन जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ। 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से जुड़ा है। और 105वां? 105वां संशोधन राज्यों को ये अधिकार वापस देता है कि वे अपनी खुद की ओबीसी सूची बना सकें। बहुत बढ़िया, ये सारी जानकारी एक ही जगह मिल गई। अब अगला सवाल भाषा से जुड़ा है। जी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा आयोग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। विकल्प है अ अनुच्छेद 343, ब अनुच्छेद 351, स अनुच्छेद 344 या ड अनुच्छेद 348। इसका सही जवाब है सी अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, संविधान का जो भाग 17 है यानी पार्ट 17, वो पूरा राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351 तक? बिल्कुल। अनुच्छेद 343 तो ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसे लागू कैसे किया जाए, इसके लिए अनुच्छेद 344 में एक व्यवस्था बनाई गई। क्या व्यवस्था? व्यवस्था ये कि राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे और इस आयोग का काम होगा सिफारिशें देना कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को कैसे धीरे धीरे और प्रगतिशील तरीके से बढ़ाया जाए। तो क्या ऐसा कोई आयोग बना था? हाँ, पहला राजभाषा आयोग 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। अच्छा, 1955 में? बहुत पुरानी बात है जी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की, राज्य के महाधिवक्ता
यानी एडवोकेट जनरल, तो उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये सीधा और तथ्यात्मक सवाल है। हाँ। विकल्प है ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 155 और डी अनुच्छेद 165। तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 165। तो एडवोकेट जनरल के पद के बारे में कुछ खास बातें बताइए। जरूर। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। मतलब सरकार का वकील? एक तरह से हाँ। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जरूरी है। और उनका कार्यकाल? यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, संविधान में उनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है। तो फिर वो राज्यपाल के प्रसाद्य पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है कि जब सरकार बदलती है तो महाअधिवक्ता खुद ही इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही होती है। ये तो बिल्कुल केंद्र के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जैसा ही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अटॉर्नी जनरल का पद अनुच्छेद 76 के तहत आता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। बहुत अच्छी तुलना है। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ पर आते हैं, चुनाव आयोग। जी, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 340, सी अनुच्छेद 352 और डी अनुच्छेद 324। इसका जवाब तो ज्यादातर लोगों को पता होना चाहिए। ये है डी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324, ये तो हम सब सुनते हैं। इसकी संरचना कैसी है? देखिए, संविधान का भाग 15, पार्ट 15 पूरा चुनावों से ही संबंधित है। अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? शुरू में तो सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 से ये एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और इसी से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना? आप शायद अनुच्छेद 326 की बात कर रहे हैं? जी, वयस्क मताधिकार। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी से जुड़ा एक ऐतिहासिक संशोधन भी था, 61st संशोधन। बिल्कुल, 61वां संशोधन, जिसके जरिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। उसने तो भारत के लोकतंत्र का चेहरा ही बदल दिया था। करोड़ों युवा मतदाता एक साथ जुड़ गए थे। जी, एक पूरी पीढ़ी को राजनीतिक आवाज मिल गई थी। अब चलते हैं एक ऐसे पद पर जिसे सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है, यानी CAG, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बिल्कुल। सवाल यह है कि CAG किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये प्रक्रिया को दर्शाता है। विकल्प हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल, सी राज्य के मुख्यमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय जवाबदेही तय करने का एक सिस्टम है। CAG का पद अनुच्छेद 148 के तहत आता है। जब CAG केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करती है तो वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं, ताकि सांसद उस पर बहस कर सकें। बिल्कुल। और जब CAG किसी राज्य के खातों का ऑडिट करती है तो वो रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है और फिर राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। तो मतलब CAG अपनी रिपोर्ट हमेशा कार्यपालिका के प्रमुख को देता है, जो उसे विधायिका के सामने रखता है। मतलब कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति सुनिश्चित होती है। यही इसका सार है। अब एक ऐतिहासिक सवाल पर आते हैं। अच्छा, ये हमारे गणराज्य की पहचान से जुड़ा है। अच्छा, भारत में प्रिवी पर्स को आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, विकल्प हैं 1950, 1962, 1971 या 1984। इसका सही जवाब है सी, 1971। 1971। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। जी, और इसे 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के जरिए किया गया। ये प्रिवी पर्स था क्या असल में? देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो कई रियासतें थीं, तो जब उन रियासतों का भारत में विलय हुआ
तो उनके शासकों को सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते और विशेषाधिकार देने का वादा किया गया। यही प्रिवी पर्स था। तो 1971 में इसे खत्म कर दिया गया। हाँ, सरकार का तर्क था कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार या सरकारी पैसा नहीं दिया जा सकता। ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ था। तो इसके लिए संविधान में क्या बदलाव हुए? इसके लिए संविधान से 2 अनुच्छेद 291 और 362 पूरी तरह से निरस्त कर दिए गए, यानी हटा दिए गए। ये वाकई में सामंती अतीत से नाता तोड़ने जैसा था। बिल्कुल। चलिए अब हम वापस सहकारी समितियों के विषय पर आते हैं। जी। हमने 97 में संशोधन की बात की थी। जी। तो सवाल यह है कि इस संशोधन के बाद कोई पुराना राज्य सहकारी कानून जो नए प्रावधानों से मेल नहीं खाता, वो कितने समय तक लागू रह सकता था? ये एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, विकल्प थे 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 1 साल। इसका सही जवाब है डी, 1 साल। सिर्फ 1 साल? जी। अनुच्छेद 243 ZD में ये साफ लिखा था। इसे सनसेट क्लॉज कहते हैं। मतलब राज्यों को 1 साल का समय दिया गया था कि वो अपने पुराने कानूनों को नए संवैधानिक ढांचे के हिसाब से बदल लें। तो आखिर इन सब बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में इतने बड़े बदलाव का मुख्य कारण क्या था? क्या ये राजनीतिक हस्तक्षेप था, धन की कमी थी या कार्यप्रणाली की निम्न गुणवत्ता की? इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण था सी, कार्यप्रणाली की निम्न गुणवत्ता। मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ज्यादातर सहकारी समितियां खराब प्रबंधन, परिवारवाद और अलोकतांत्रिक तरीकों का शिकार हो गई थीं। वो अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करने की बजाय कुछ लोगों की जागीर बन गई थी। तो 97वें संशोधन का उद्देश्य उन्हें पेशेवर बनाना था। पेशेवर बनाना, लोकतांत्रिक बनाना और पारदर्शी बनाना, यही इसका मूल उद्देश्य था। समझ गया। अब आज के लिए आखिरी सवाल, ये स्थानीय शासन से जुड़ा है। ओके। भारत में नगर पालिकाओं की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या वे ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं, छोटे शहरों का या बड़े महानगरीय क्षेत्रों का? इसका सीधा जवाब है बी, छोटे शहरों या कस्बों का प्रशासन। और इसका संवैधानिक आधार क्या है? इसका संवैधानिक आधार है 74वां संशोधन अधिनियम 1992। 74वां, इसी ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था? जी। इसने संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा था और इसी के तहत 3 तरह के शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। वो कौन कौन से हैं? एक होती है नगर पंचायत, जो उन क्षेत्रों के लिए है जो गांवों से शहर में बदल रहे हैं, ट्रांजिशनल एरिया। हाँ। फिर होती है नगर परिषद, छोटे शहरों के लिए, और फिर बड़े शहरों के लिए होते हैं नगर निगम। तो ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की पूरी संरचना है। बिल्कुल। पंचायतें ग्रामीण स्तर पर और नगर पालिकाएं शहरी स्तर पर। तो आज पहला सवाल संख्या 15, अधिसूचित क्षेत्र समिति या नोटिफाइड एरिया कमेटी, जिसे NAC कहते हैं, उसके बारे में है। तो इसका मुख्य काम क्या है? बंदरगाहों का प्रबंधन, सैन्य क्षेत्रों का प्रशासन, चुनाव कराना या फिर तेजी से विकसित हो रहे कस्बों का प्रबंधन? तो इसका सही जवाब है डी, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों का प्रबंधन करना। लेकिन असली दिलचस्प बात इसके पीछे की सोच है। अच्छा। ये दिखाता है कि हमारा शासन कितना फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल है। आप सोचिए, कोई इलाका औद्योगिकरण की वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे किसी जमाने में नोएडा या गुड़गांव हुआ करते थे। बिल्कुल वही। अब ऐसी जगह पर आप एक पूरी नगरपालिका बनाने की लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकते। आपको तुरंत सड़क, पानी, बिजली देखने के लिए एक प्रशासनिक बॉडी चाहिए। तो NAC वही एक तरह का अस्थायी समाधान है। हाँ, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्टअप मोड है। लेकिन सोर्स में एक बहुत हैरान करने वाली बात लिखी है कि ये एक पूरी तरह से नामित निकाय है, नॉमिनेटेड बॉडी। मतलब इसके सारे सदस्य सरकार चुनकर भेजती है, जनता नहीं। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और एक बड़ा डायलीमा भी है। लेकिन सोचिए, क्या एक तेजी से बनते शहर में, जहां अभी वोटर लिस्ट भी ठीक से नहीं बनी है, वहां चुनाव कराना ज्यादा जरूरी है या लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना? बिल्कुल। NAC एक प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज है। विकास पहले, चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया बाद में, और जब वो कस्बा पूरी तरह विकसित हो जाता है तब उसे नगरपालिका में बदल दिया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का शॉर्टकट है जो जरूरत के हिसाब से बनाया गया। ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 16, जो इसी जमीनी लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। पंचायती राज में विकेंद्रीकृत योजना, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इसे फायदेमंद क्यों माना जाता है? इसका सार छिपा है विकल्प C में।
ये स्थानीय लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास करने की आजादी देता है। यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हाँ, यही। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सरल है। मुंबई या दिल्ली में बैठकर कोई अधिकारी ये तय नहीं कर सकता कि बिहार के किसी गांव में तालाब की ज्यादा जरूरत है या स्कूल की। ये फैसला लेने का हक और समझ दोनों वहीं के लोगों के पास सबसे बेहतर है। बिल्कुल। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसी की वकालत की थी और हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 भी राज्यों को यही निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों को शक्तियां दो ताकि वे अपनी सरकार खुद चला सकें। तो ये तो हुई जमीनी स्तर की बात। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से पूरे देश के लिए फैसले लिए जाते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका। जरूर। अब हम शासन के दूसरे स्तर पर आ गए हैं। प्रश्न 17 पूछता है कि प्रधानमंत्री को मंत्री चुनते समय इनमें से किस एक बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है। विकल्प हैं विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व, देश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व या फिर व्यक्तिगत योग्यता। इसका जवाब तो बहुत सीधा है। ए, विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। भारतीय मंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना पहली और आखिरी शर्त है। हाँ, ये तो जाहिर है। लेकिन बाकी के 3 विकल्प दिखाते हैं कि मंत्री चुनना सिर्फ प्रधानमंत्री की पसंद का मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक शतरंज की बिसात है। मतलब प्रधानमंत्री को एक ड्रीम टीम तो बनानी है, लेकिन साथ में एक बैलेंस टीम भी बनानी पड़ती है। बिल्कुल। उन्हें देखना होता है कि कैबिनेट एक मिनी इंडिया जैसे दिखे। उत्तर से भी मंत्री हों, दक्षिण से भी। हर बड़े राज्य को लगे कि सरकार में उसकी आवाज है। और सामाजिक समीकरण भी साधने पड़ते हैं। हाँ, और इन सब के ऊपर उस व्यक्ति में मंत्रालय चलाने की काबिलियत भी हो। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। अब बात करते हैं सरकार पर नकेल कसने वाले एक बहुत शक्तिशाली संसदीय हथियार की, अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्न 18 ये है कि अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाए तो क्या होता है? तो फिर नतीजा बहुत सीधा और बड़ा होता है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कोई बहस नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, सरकार गिर जाती है। इसके पीछे वो मशहूर कहावत है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इसके पीछे संविधान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, जिसे सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रेल मंत्री से कोई बड़ी चूक हो जाती है, तो संसद में सिर्फ वही जवाबदेह नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार जवाबदेह है। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि ये तो उनका मंत्रालय था, मेरा नहीं। मतलब हार जीत पूरी टीम की होती है। बिल्कुल। और इस प्रस्ताव को लाने के लिए भी कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए ताकि इसका मजाक न बने। ठीक है। अब सरकार का एक और बड़ा काम है, कानून बनाना। प्रश्न 19 इसी से जुड़ा है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में कैबिनेट की असल भूमिका क्या है? यहाँ एक आम गलतफहमी दूर होती है। कैबिनेट खुद कानून नहीं बनाती। अच्छा। इसकी सही भूमिका है विकल्प डी में। कैबिनेट सरकारी विधेयकों मतलब बिल्स को अंतिम रूप देती है और देश का विधायी एजेंडा तैयार करती है। आसान भाषा में कहें तो कैबिनेट आर्किटेक्ट है जो कानून का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और संसद बिल्डर है जो उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी करती है। एकदम सही एनालॉग है। कैबिनेट तय करती है कि कौन सा कानून लाना है, उसके नियम क्या होंगे और उसे संसद में कब पेश करना है। लेकिन कानून पास करने की अंतिम शक्ति हमेशा संसद के पास ही रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस रूल बुक की जिसके दायरे में ये सब होता है, हमारा संविधान। प्रश्न 20 थोड़ा तकनीकी है, लेकिन केंद्र राज्य के रिश्तों की एक दिलचस्प गुत्थी सुलझाता है। अगर समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो तो राज्य का कानून कब भारी पड़ सकता है? इसे ऐसे समझिए कि घर के नियम बनाने का अधिकार मम्मी यानी राज्य और पापा यानी केंद्र दोनों को है। अगर दोनों के नियम में टकराव हो तो आमतौर पर पापा यानी केंद्र की बात मानी जाएगी। ये सामान्य नियम है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हाँ, और वो लेकिन ही हमारे संविधान की खूबी है। अनुच्छेद 254(2) कहता है कि अगर मम्मी यानी राज्य ने कोई खास नियम बनाकर उसे दादाजी यानी राष्ट्रपति से पहले ही मंजूर करा लिया हो, तो उस खास मामले में घर में मम्मी का नियम चलेगा, पापा का नहीं। ये राज्यों को थोड़ी शक्ति देता है, लेकिन अंतिम मोहर केंद्र के प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति की ही होती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प संतुलन है। अब बात नागरिकता की।
प्रश्न 21 पूछता है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्त जरूरी नहीं थी? इसका जवाब है ए, भारतीय पासपोर्ट का होना। उस जमाने में पासपोर्ट आज की तरह आम नहीं था। नागरिकता की पहचान पासपोर्ट से नहीं बल्कि इस बात से होती थी कि आप भारत को अपना स्थायी घर मानते हैं या नहीं। तो फिर शर्तें क्या थीं उस समय? पहली और सबसे जरूरी शर्त थी भारत में आपका अधिवास यानी डोमिसाइल होना, मतलब आपका पक्का इरादा यहीं रहने का हो। इसके साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हो। बिल्कुल सही। अब एक ऐसे संवैधानिक बदलाव पर आते हैं जिसने बहुत बड़ी बहस छेड़ी थी। प्रश्न 23 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से कब हटाया गया? यह ऐतिहासिक बदलाव 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारत की समाजवादी मतलब सोशलिस्ट जड़ों को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आज़ादी के बाद सरकार को जमींदारी खत्म करनी थी, भूमि सुधार लागू करने थे और बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे बांध, सड़कें, फैक्ट्रियां बनाने के लिए जमीन चाहिए थी। और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो ये काम कानूनी पचड़ों में फंस जाता था। बिल्कुल। तो देश के सामूहिक विकास को एक व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार से ऊपर रखने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। तो क्या अब सरकार किसी की भी जमीन कभी भी ले सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट है। इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन सिर्फ कानून बनाकर और एक तय प्रक्रिया का पालन करके, मनमानी ढंग से नहीं। अच्छा, ये आज भी एक अहम सुरक्षा कवच है। चलिए अब वापस संसद की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो सरकार के खर्चों पर नजर कैसे रखती है। प्रश्न 22 है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएसी के बारे में। इसका मुख्य काम क्या है? इसका सबसे जरूरी काम है बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट की जांच करना। मतलब CAG सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करती है। हाँ। और पीएसी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चीरफाड़ करती है। बिल्कुल। वो देखती है कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ। लेकिन एक मिनट, CAG की रिपोर्ट तो सरकार के ही खर्चों की जांच होती है, तो क्या इस समिति का अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष से ही होता है? फिर तो ये मैच फिक्सिंग जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत परंपरा सामने आती है। 1967 से ये नियम है कि पीएसी का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का ही कोई सदस्य होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े। यह सरकार पर वित्तीय निगरानी में समिति की निष्पक्षता और ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, सरकार के खर्चों का हिसाब किताब जांचने वाली टीम का कप्तान ही विपक्ष का हो। कमाल है। अब एक और बुनियादी सवाल, प्रश्न 25, जो फिर से शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा करता है? ये महत्वपूर्ण काम करता है बी, अनुच्छेद 246। यह अनुच्छेद 7वीं अनुसूची के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें वो 3 मशहूर सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, ये एक तरह से किसका काम क्या है वाली लिस्ट है। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले हैं, राज्य सूची में पुलिस, कृषि और समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल जैसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब संविधान में छिपे गांधीवादी दर्शन से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। प्रश्न 25, कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? ये निर्देश मिलता है अनुच्छेद 43 से, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि गांधी जी के उस सपने को संविधान में जगह देना है जहां भारत का आर्थिक विकास बड़े कारखानों से नहीं बल्कि गांव में चल रहे छोटे छोटे उद्योगों से हो। संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं, आम नागरिक के लिए भी है। अब बात करते हैं उन प्रावधानों की जो सीधे हमें और आपको ताकत देते हैं। प्रश्न 26, सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम 2005। सामान्य मामलों में जानकारी कितने दिनों में मिल जानी चाहिए? सामान्य मामलों में ये समय सीमा है बी, 30 डेज। और अगर मामला किसी की जान या आजादी से जुड़ा हो तो? तब ये कानून अपनी असली ताकत दिखाता है। ऐसी स्थिति में जानकारी सिर्फ 48 घंटों के अंदर देनी होती है। सिर्फ 48 घंटे? हाँ,
एक सज्जन ने अपने मोहल्ले की टूटी सड़क के बारे में आरटीआई डाली। जब जवाब में खर्च का आंकड़ा आया तो पता चला कि वो सड़क कागजों पर 3 बार बन चुकी थी। अगले हफ्ते ही वहां काम शुरू हो गया। ये है आम आदमी के हाथ में इसकी ताकत। वाह। अब फिर से पंचायतों पर लौटते हैं। प्रश्न 27 11वीं अनुसूची के बारे में है, जिसे 73वें संशोधन से जोड़ा गया। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है विकल्प बी में। इसमें उन 29 विषयों की लिस्ट है जो राज्य सरकारें पंचायतों को सौंप सकती हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पावर ट्रांसफर का दस्तावेज है। इसमें किस तरह के विषय हैं? इसमें कृषि, पीने का पानी, ग्रामीण विकास, सड़कें, मतलब वो सारे काम जो सीधे गांव की जिंदगी से जुड़े हैं। इसी के आधार पर पंचायतों को असली शक्तियां मिलती हैं। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 28, हमें इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक दौर में ले जाता है। भारत का विभाजन 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिल सकती थी? उनके लिए खास शर्त थी कि उनका पंजीकरण भारत सरकार के एक अधिकारी द्वारा किया गया हो। सिर्फ भारत की सीमा में आ जाना ही काफी नहीं था। और ये 19 जुलाई 1948 की तारीख ही इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने को नियंत्रित करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। यह तारीख एक लाइन खींचती है। इस तारीख के बाद आने वालों को नागरिकता के लिए अर्जी देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना भी जरूरी था। तो खोलते हैं प्रश्न संख्या 29। ये सवाल है सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा और कहाँ बैठ सकता है, और ये कौन तय करता है? विकल्प हैं ए भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से, बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, या फिर डी संसद। इसका जवाब बहुत सीधा है और सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 130 में ही मिलता है। सही विकल्प है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। अच्छा, यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि संविधान ने दिल्ली को मुख्य स्थान तो घोषित कर दिया, पर साथ ही मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को एक तरह का लचीलापन भी दिया है कि वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर देश में कहीं और भी बेंच स्थापित कर सकते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच हैदराबाद या गुवाहाटी में भी बैठ सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये तो न्याय को लोगों के करीब लाने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जी। और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ उसका बैठने की जगह ही नहीं, उसकी शक्तियों को समझना भी जरूरी हो जाता है। यहीं पर कुछ और अनुच्छेद भी मतलब काम आते हैं, जैसे अनुच्छेद 129 जो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसले और कार्यवाही वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और पूरे देश में एक कानून की तरह माने जाते हैं। और इसी अनुच्छेद से उसे अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को भी दंड देने की शक्ति मिलती है। समझ गया। तो ये उसकी सत्ता और गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। एकदम ठीक है, तो ये तो हुई अदालत की अपनी शक्ति की बात। लेकिन जो केंद्र और राज्यों के बीच बड़े बड़े झगड़े होते हैं, उनमें इसकी क्या भूमिका है? उसके लिए है अनुच्छेद 131। ये सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार देता है, यानी केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या 2 राज्यों के आपसी विवादों में मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकता है। मतलब किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। वाह! तो ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट की उस विशाल भूमिका को तय करते हैं। चलिए अब व्यवस्था के एक और हिस्से पर आते हैं। प्रश्न 30 स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में है। ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमारे विकल्प हैं ए संसद, बी मंत्री, सी स्थायी सरकारी कर्मचारी, या डी न्यायाधीश। ये शब्द हमारे सिविल सेवकों के लिए इस्तेमाल होता है। आईएएस, आईपीएस अधिकारी और दूसरे सरकारी कर्मचारी जो प्रशासनिक मशीनरी की कह सकते हैं रीढ़ हैं। तो सही उत्तर है सी। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर मंत्री बदलते रहते हैं तो सरकार का रोज रोज का काम चलता कैसे है? नीतियां लागू कौन करता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शासन में निरंतरता कैसे बनी रहती है?
यहीं पर स्थायी कार्यपालिका की भूमिका आती है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति एक निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया से होती है और वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा में रहते हैं। सरकारें किसी भी पार्टी के आएं या जाएं, ये प्रशासनिक ढांचा बना रहता है। यही अधिकारी नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, देश को चलाने वाला जो प्रशासनिक ढांचा है वो जसकतस रहता है। ये तो सिस्टम को एक तरह की स्थिरता और मजबूती देता है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। यही हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी है। चलिए अब प्रश्न 31 पर चलते हैं, जो थोड़ा और पेचीदा है। सवाल यह है कि किस तरह के संवैधानिक बदलाव के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। विकल्प हैं: ए, संघ सूची में बदलाव, बी, प्रस्तावना में बदलाव, सी, आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन, या फिर डी, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। इसका सही जवाब है ए, संघ के विषयों की सूची में कोई भी परिवर्तन। ये सवाल सीधे सीधे भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा से जुड़ा है। संघीय ढांचा यानी वो व्यवस्था जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाती है, ताकि कोई एक पक्ष बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। एकदम सही। अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। ज्यादातर बदलाव तो संसद अपने विशेष बहुमत से कर सकती है। विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। जी, लेकिन अगर कोई संशोधन ऐसा है जो केंद्र और राज्यों के इस शक्ति संतुलन को छेड़ता है, तो उसके लिए एक और बड़ी शर्त है। और वो शर्त है आधे राज्यों की हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? ये अतिरिक्त सुरक्षा कवच क्यों लगाया गया है? ताकि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्यों की शक्तियों को कम न कर सके। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। जैसे कि 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं, उनमें कोई भी बदलाव या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव। और हाल ही में लागू हुआ जीएसटी जैसा कोई बड़ा कर सुधार भी इसी में आएगा। बिल्कुल। इन सभी के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य थी। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक मजबूत केंद्र वाला देश नहीं, बल्कि राज्यों का एक संघ भी है। तो हमने देखा कि बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी है। चलिए शक्ति के इसी विकेंद्रीकरण को और गहराई से समझते हैं। पंचायतों की बात करते हैं। प्रश्न 32 पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? इसका सही उत्तर है बी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 की देन है। इसने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया। तो सबसे निचले यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत है, बीच के स्तर पर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और जिले के सबसे ऊंचे स्तर पर जिला परिषद होती है। और इन सब की नींव में क्या है? इन सब की नींव में है ग्राम सभा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? ग्राम सभा कोई चुनी हुई संस्था नहीं है, बल्कि उस गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटरों से मिलकर बनती है। अच्छा जी, असल में ये लोकतंत्र की सबसे सीधी और बुनियादी इकाई है, जहां लोग खुद अपने गांव के विकास पर चर्चा और फैसले करते हैं। ये तो सच में जमीनी लोकतंत्र है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और मानवीय मामले पर आते हैं। प्रश्न 33 के उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार केस से जुड़ा है। इस मामले में अदालत ने एक महिला को उसके तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ देने का आदेश दिया। सवाल यह है कि अदालत ने इस लाभ को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा? स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर डी, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अदालत ने इस मुद्दे को सिर्फ एक कर्मचारी लाभ के रूप में नहीं देखा। तो फिर किस नजरिए से देखा? मद्रास उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि किसी महिला को सिर्फ इसलिए मातृत्व अवकाश से वंचित करना क्योंकि ये उसका तीसरा बच्चा है, ये अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये एक तरह का भेदभाव है। तो अदालत ने इसे सिर्फ एक नियम के तौर पर नहीं, बल्कि एक महिला के बराबरी के हक के तौर पर देखा। क्या इसे किसी और अधिकार से भी जोड़ा गया? अदालत ने माना कि मातृत्व एक महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और उससे गरिमापूर्ण तरीके से इस अनुभव से गुजरने का अधिकार है, जिसमें नौकरी की सुरक्षा शामिल है। ये दिखाता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने जीवंत हैं। अब तकनीक और न्यायपालिका के संगम की बात करते हैं। प्रश्न 34
राष्ट्रीय ई कोर्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है सी, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण और उन्नयन। इस परियोजना का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये भारतीय न्यायपालिका में आईसीटी को, मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को गहराई से लागू करने की एक राष्ट्रव्यापी पहल है। तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर लगाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि कोर्ट डिजिटल हो रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब घर बैठे केस का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है, फैसलों की कॉपी आसानी से मिल सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकती है। ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, सुलभ और कुशल बनाने की कोशिश है, ताकि न्याय मिलने में देरी कम हो। जी। तो जब भी कोई अपने फोन पर केस की अगली तारीख देखता है, वो असल में इसी प्रोजेक्ट का फायदा उठा रहा होता है। ये तो न्याय तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए अब वापस केंद्र राज्य संबंधों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। प्रश्न 36 सरकारी आयोग के बारे में है। सवाल है कि राज्यपालों के बारे में इसकी एक मुख्य सिफारिश क्या थी? सही उत्तर है ए, राज्यपालों को गैर पक्षपाती होना चाहिए। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा के लिए किया गया था। आयोग ने राज्यपाल के पद की गरिमा और निष्पक्षता पर बहुत जोर दिया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिसका सक्रिय राजनीति से, मतलब हाल फिलहाल में, कोई गहरा नाता न रहा हो। ये तो 1983 की सिफारिश है, लेकिन आज भी हम अक्सर राज्यपाल के पद पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप सुनते रहते हैं, है ना? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। ये सिफारिश आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। तो क्या ये दिखाता है कि इस संतुलन को बनाए रखना असल में कितना मुश्किल है? जी, राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण केंद्र राज्य संबंधों में एक लगातार बना रहने वाला तनाव का कारण है। और आयोग की एक और बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी अनुच्छेद 356 के बारे में। राष्ट्रपति शासन। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि इसका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब प्रश्न 38 पर आते हैं, जो न्यायाधिकरणों यानी ट्राइब्यूनल्स की स्वतंत्रता के बारे में है। पहले तो ये बताएं कि ये ट्राइब्यूनल होते क्या हैं? ट्रिब्यूनल एक तरह की विशेष अदालतें होती हैं। इन्हें खास तरह के मामलों जैसे टैक्स, सर्विस या पर्यावरण से जुड़े विवादों को जल्दी निपटाने के लिए बनाया जाता है। अच्छा। सवाल यह है कि इनकी स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सही विकल्प है ख, ये अर्ध न्यायिक निकाय हैं, इसलिए इन्हें नियमित न्यायालयों की तरह कार्यपालिका यानी सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या इस पर कोई ऐतिहासिक मामला है जिसने स्थिति को साफ किया हो? हाँ, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का 1997 का मामला इस संदर्भ में एक मील का पत्थर है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट का विकल्प नहीं बन सकते, और सबसे जरूरी बात, इनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से स्वतंत्रता भी है और जवाबदेही भी। बिल्कुल। अब वापस जमीनी स्तर पर आते हैं। प्रश्न 39 न्याय पंचायतों की शक्तियों के बारे में है। विवाद सुलझाने के अलावा न्याय पंचायतों के पास और क्या शक्ति होती है? इसका सही उत्तर है सी, अपराधियों पर जुर्माना लगाना। अच्छा। न्याय पंचायतें गांव में छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए होती हैं, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। उनकी शक्तियां सीमित हैं। कैसी सीमाएं? वे छोटे मोटे अपराधों के लिए अपराधियों पर जुर्माना तो लगा सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी को जेल भेजने का अधिकार नहीं होता। ओ अच्छा। हाँ, ये शक्ति केवल नियमित अदालतों के पास है। यह शक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन है। अब एक सवाल जो सीधे राजनीति की हकीकत से जुड़ा है। प्रश्न 40 जब मंत्री पद के चयन में वफादारी के लिए पुरस्कार की बात होती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका उत्तर है बी, दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। ये संसदीय लोकतंत्र का एक, कह सकते हैं, व्यवहारिक पहलू है, जिसे अकादमिक भाषा में पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी कहा जाता है। जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाता है, तो योग्यता और अनुभव के अलावा ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि कौन सा व्यक्ति पार्टी या नेतृत्व के प्रति लंबे समय से वफादार रहा है। लेकिन क्या इससे एक खतरा नहीं है कि योग्यता और अनुभव पर वफादारी को तरजीह दी जाए? क्या ये अच्छे शासन के लिए एक चुनौती नहीं है? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और राजनीति विज्ञान में इस पर हमेशा बहस होती है। एक तरफ
नेता को एक ऐसी टीम चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। दूसरी तरफ अगर सिर्फ वफादारी ही पैमाना बन जाए तो शासन की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। तो एक संतुलन बनाना जरूरी है। जी, एक सफल नेता वही है जो वफादारी और काबिलियत के बीच सही संतुलन बना पाता है। प्रश्न पर आते हैं जो लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद से संबंधित है। प्रश्न 42, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की स्वतंत्रता और कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है बी। सीईसी को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। जी, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन क्यों बनाई गई है? इसे ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग खेल का अंपायर है। अगर किसी टीम का कप्तान अंपायर को जब चाहे तब आसानी से हटा सके तो कोई भी मैच निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए अंपायर यानी सीईसी को हटाने की प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है ताकि वे बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सकें। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और बारीक अंतर जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ये कठिन प्रक्रिया सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है। जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया अलग है। उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, ये सीईसी के पद की विशेष और स्वतंत्र स्थिति को और मजबूत करता है। बिल्कुल। पहला सवाल प्रश्न 43 उस मशीनरी से जुड़ा है जो देश को चलाती है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, जी। सवाल है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं में भर्ती के नियम बनाने का अधिकार असल में किसके पास है? और विकल्प हैं यूपीएससी, संसद, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति। देखिए, ये सवाल सीधा लगता है पर इसमें शक्तियों के बंटवारे का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू छुपा है। इसका सही जवाब है सी, केंद्रीय सरकार। अच्छा, केंद्रीय सरकार। ज्यादातर लोगों को शायद संसद या यूपीएससी लगता होगा। हाँ, और यहीं पर यह प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो संसद को एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति देता है। मतलब वो एक खाली ढांचा तैयार कर सकती है। ठीक है, तो संसद का काम सिर्फ ढांचा बनाना है, तो फिर उस ढांचे में नियम कानून बनाने का काम किसका है? वही काम केंद्र सरकार करती है। इस 1951 के अधिनियम के तहत सरकार राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करके ये तय करती है कि भर्ती कैसे होगी, सेवा की शर्तें क्या होंगी, ट्रेनिंग कैसी होगी। और यूपीएससी? और यूपीएससी का काम है इन नियमों के आधार पर परीक्षा आयोजित करके सही उम्मीदवारों को चुनना। तो ये एक तरह की 3 स्तरीय व्यवस्था हो गई। मतलब संसद ढांचा बनाती है, सरकार नियम बनाती है और यूपीएससी उन नियमों पर अमल करती है। बिल्कुल। ये तो कमाल का संतुलन है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि केंद्र सरकार का इन अधिकारियों पर एक तरह का नियंत्रण रहता है, भले ही वो राज्यों में काम कर रहे हों। यहीं से केंद्र और राज्य के बीच का वो खिंचतान वाला रिश्ता शुरू होता है ना? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। यही तो इन सेवाओं का मूल चरित्र है। अधिकारी राज्य कैडर में काम करते हैं, लेकिन उनके सेवा नियम केंद्र तय करता है। ये उन्हें स्थानीय राजनीतिक दबावों से कुछ हद तक बचाता है, लेकिन इसी से, जैसा आपने कहा, कभी कभी केंद्र और राज्यों में टकराव भी होता है। तो ये तो हुई देश चलाने वालों की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन चलाने वालों को चुनते हैं, यानी हम सब भारत के नागरिक। अगला सवाल प्रश्न 44 हमारे लोकतंत्र के एक बहुत बड़े पल से जुड़ा है। जी। सवाल है, 61वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये भारतीय राजनीति में एक भूचाल जैसा था। इसका सही जवाब है डी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। 21 से 18? जी। 1988 में राजीव गांधी सरकार ये संशोधन लाई और 1989 के चुनावों से ठीक पहले करोड़ों युवा भारतीय रातों रात वोटर बन गए। मैं कल्पना कर सकती हूँ। ये सिर्फ लोगों को वोट देने का अधिकार देना नहीं था, ये एक तरह से राजनीतिक दलों को एक सीधा संदेश था कि अब आपको युवाओं की सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। ये सिर्फ सशक्तिकरण का कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा राजनीतिक गणित भी था।
सरकार एक बहुत बड़े अनछुए वोट बैंक तक पहुंचना चाहती थी। हाँ, जाहिर है। इस एक कदम ने राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बहसों में बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से शामिल करें। इसका असर आज तक दिखता है। और बाकी विकल्प भी इसमें कम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे दल बदल विरोधी कानून का जिक्र है। हाँ, वो 52वें संशोधन से आया था, जिसे राजनीति की उस आया राम गया राम वाली गंदगी को साफ करने के लिए लाया गया था। और पंचायतों में महिला आरक्षण तो 73वें संशोधन की देन है, जिसने जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को नेतृत्व का मौका दिया। सही बात है। तो ये सब संशोधन दिखाते हैं कि हमारा संविधान कैसे समय समय पर खुद को सुधारता और बेहतर बनाता रहा है। चलिए, शक्तियों के इसी बंटवारे को और गहराई से समझते हैं। प्रश्न 45 है, संविधान की 7वीं अनुसूची में वो कौन सी सूची है जिस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है? संघ सूची, अवशेष सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? इसका जवाब है ए, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। सोचिए, हमारा देश एक बहुत बड़े परिवार की तरह है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार के लिए एक साथ लिए जाने चाहिए, जैसे घर की सुरक्षा, पैसा कहाँ से आएगा या दूसरे परिवारों से रिश्ते कैसे होंगे। ठीक वैसे ही रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, रेलवे, परमाणु ऊर्जा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संघ सूची में रखा गया है, ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। बिल्कुल, इन पर सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। और इसी में एक विकल्प है अवशेष सूची, या जिसे रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। ये क्या भला है? इसका जिक्र अक्सर आता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सोचा कि भविष्य में ऐसे भी विषय आ सकते हैं जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते, जैसे कि साइबर क्राइम। बिल्कुल। 1949 में कौन साइबर क्राइम, स्पेस टूरिज्म या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहा था? तो उन्होंने एक नियम बनाया, जो विषय तीनों सूचियों में से कहीं नहीं लिखा होगा, उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगी। अच्छा, इसी को अविशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और ये विचार हमने कनाडा के संविधान से लिया है। मतलब हमारा संविधान भविष्य के लिए भी तैयार था। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिससे संविधान खुद को बदलता है। प्रश्न 46, अगर लोकसभा में संविधान संशोधन का कोई बिल पास करना हो तो किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है? ये संविधान के सबसे मजबूत दरवाजों में से एक है, जिसे खोलना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए बी, विशेष बहुमत, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। विशेष बहुमत? जी, इसका मतलब है कि आपको एक ही समय पर 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 2 शर्तें? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आप स्कूल में कोई बड़ा नियम बदलना चाहते हैं। पहली शर्त, स्कूल के कुल बच्चों में से आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा आपके पक्ष में होने चाहिए, भले ही उस दिन वोटिंग में कितने भी बच्चे आए हों। अच्छा, कुल संख्या का बहुमत? हाँ। और दूसरी शर्त, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने बच्चे आए हैं और वोट डाल रहे हैं उनमें से कम 2/3 आपके पक्ष में वोट करें। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तभी वो नियम बदलेगा। और इसमें एक और बड़ी बात है कि साधारण बिल की तरह इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण बिल पर अगर मतभेद हो जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग हो सकती है। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल को दोनों सदनों से अलग अलग इसी विशेष बहुमत से पास होना ही होगा। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है, ताकि कोई एक सरकार आसानी से संविधान के मूल ढांचे को न बदल सके। बिल्कुल। ये तो साफ है कि हमारा संविधान बहुत सोच समझकर बनाया गया, लेकिन ये विचार आए कहाँ से? अगला सवाल प्रश्न 47 इसी से जुड़ा है। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का सबसे गहरा असर था? इसका एक ही सीधा जवाब है और वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम? जी। इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहना भी गलत नहीं होगा। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, हमारे संविधान का लगभग 2/3 ढांचा सीधे इसी अधिनियम से लिया गया है। 2/3? ये तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि क्या-क्या चीजें हमने वहां से ली। आज हम जो संघीय व्यवस्था देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका की बनावट, लोक सेवा आयोग और यहां तक कि आपातकाल लगाने के प्रावधान, इन सब का मूल ढांचा 1935 के अधिनियम में मौजूद था। अच्छा। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस ढांचे को लिया और फिर उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदला। उसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जैसी चीजें जोड़ी, लेकिन नींव इसी अधिनियम ने रखी थी। अब आते हैं संविधान की आत्मा यानी मौलिक अधिकारों पर। प्रश्न 48, अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आजादी की गारंटी देता है।
इनमें से कौन सी एक आज़ादी उसमें शामिल नहीं है? विकल्प है गिरफ्तारी से मुक्ति, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। यहां सही जवाब है ए, गिरफ्तारी से मुक्ति। देखिए, अनुच्छेद 19 को एक आजाद नागरिक का टूल किट समझिए। टूल किट? हाँ, इसमें 6 फंडामेंटल टूल्स हैं। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या समूह बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। तो फिर गिरफ्तारी से बचने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार नहीं है? ये तो बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल है और बहुत जरूरी है, लेकिन वो अनुच्छेद 19 के टूलकिट का हिस्सा नहीं है। वो एक अलग टूलकिट में है, अनुच्छेद 22। अच्छा, तो उसका अनुच्छेद अलग है। जी, अनुच्छेद 19 आपको काम करने की आज़ादी देता है, जबकि अनुच्छेद 22 आपको सरकार की मनमानी कार्रवाई से बचाता है। वो बताता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपके क्या अधिकार होंगे। ये बारीकी समझना जरूरी है। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लंबे होते हैं। इसी को आसान बनाने के लिए एक व्यवस्था है, लोक अदालत। तो प्रश्न 49 है, लोक अदालतों को किन मामलों का निपटारा करने का अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है सी, तलाक और ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौता नहीं हो सकता। लोक अदालत का मूल मंत्र ही है समझौता। समझौता? हाँ, ये झगड़ा निपटाने का मंच है, सजा सुनाने का नहीं। इसलिए ये सिर्फ वही मामले देख सकती है जहां दोनों पार्टियां आपस में बैठकर कोई हल निकाल सकती हैं। और ये गैर समझौता योग्य या नॉन कंपाउंडेबल अपराध क्या होते हैं? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ने आपकी गाड़ी में डेंट मार दिया तो आप दोनों आपस में पैसे लेकर मामला रफा दफा कर सकते हैं। ये एक समझौता योग्य मामला है। ठीक है। लेकिन हत्या या डकैती जैसे गंभीर अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माने जाते हैं। समाज किसी हत्यारे के साथ समझौता नहीं कर सकता। सही बात है। इसलिए ऐसे मामले लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं और उन पर पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है। अब एक ऐसे कानून पर आते हैं जिस पर हाल में बहुत चर्चा हुई। प्रश्न 50, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के अनुसार कौन से समुदाय एक बदली हुई निवास अवधि के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? दिए गए विकल्पों में से इसका जवाब है ए, पाकिस्तान से आए सिख। लेकिन कानून को पूरी तरह समझने के लिए इसका पूरा दायरा जानना जरूरी है। ये कानून 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यक समुदायों पर लागू होता है। कौन कौन से समुदाय है वो? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसकी एक शर्त भी है, एक तारीख से जुड़ी हुई। जी, ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो इन 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे। और बदलाव क्या हुआ? इस कानून ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया वो ये है कि इन 6 समुदायों के लिए नागरिकता पाने की जो अनिवार्य निवास अवधि थी उसे 11 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, अब एक वैचारिक सवाल पर आते हैं। प्रश्न 51, संविधान में इतने अच्छे नियम लिखे हैं लेकिन वो प्रभावी कैसे होते हैं? क्या चीज उन्हें सिर्फ एक किताब होने से ज्यादा बनाती है? ये संविधान के होने का सबसे बड़ा कारण है। इसका जवाब है सी, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। लीगली इन्फोर्सेबल। जी, संविधान सिर्फ सलाह देने वाली किताब नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा कानून है। अगर कोई, चाहे वो सरकार हो या आम नागरिक, इसके नियमों को तोड़ता है तो हमारी अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उस काम को रद्द कर सकती हैं। जिसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू। अदालतें एक रेफरी की तरह हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि खेल नियमों के हिसाब से ही खेला जाए। यही कानून का राज है। अगले सवाल प्रश्न 52 में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य छिपा है। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 352 में पहली बार कैबिनेट शब्द को जोड़ा? ये सवाल हमें सीधे भारतीय लोकतंत्र के एक सबसे काले अध्याय 1975 के आपातकाल में ले जाता है। इमरजेंसी। हाँ, इसका जवाब है डी, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। हुआ ये था कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सलाह अपने मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट से बिना पूछे अकेले ही दे दी थी। और उसी अनुभव से सबक लेकर ये बदलाव किया गया। बिल्कुल। आपातकाल के बाद आई मोरारजी देसाई सरकार ने ये तय किया कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री इतनी बड़ी शक्ति का अकेले इस्तेमाल ना कर सके।
इसलिए 44वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 352 में ये लिख दिया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट उन्हें लिखित में ऐसी सलाह दे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द बस यही एक बार आता है। यही तो अविश्वसनीय है। पूरे संविधान में सिर्फ एक बार। ये दिखाता है कि आपातकाल का घाव कितना गहरा था। ये शब्द वहां एक चेतावनी की तरह लिखा गया है, एक नेवर अगेन पल की तरह जो संविधान में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वाकई ये अद्भुत है। चलिए अब सरकार की शक्तियों से हटकर सरकार के पैसों पर आते हैं। प्रश्न 53। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक का सीधा संबंध सरकार की तिजोरी से है। कोई नया टैक्स लगाना, किसी टैक्स को हटाना या बदलना, या देश के खजाने यानी संचित निधि से पैसा निकालना, इन सब मामलों से जुड़े बिल धन विधेयक कहलाते हैं। और इस मामले में सारी ताकत लोकसभा को क्यों दी गई है? राज्यसभा की भूमिका बहुत सीमित क्यों है? ये लोकतंत्र के एक बहुत बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहमति के बिना कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए पैसे से जुड़े मामलों में अंतिम फैसले का अधिकार उन्हीं को दिया गया है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। और राज्यसभा? राज्यसभा इस पर सिर्फ 14 दिन तक चर्चा कर सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती। अब एक और बुनियादी सवाल, प्रश्न 54। किसी समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे सटीक कारण है सी। ये हमें भरोसा दिलाता है कि दूसरे लोग भी नियमों का पालन करेंगे। सामाजिक भरोसा? हाँ, इसे सामाजिक भरोसे का सिद्धांत समझिए। आप सड़क पर रेड लाइट पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि दूसरी तरफ वाले भी अपनी रेड लाइट पर रुकेंगे। सही बात है। अगर ये भरोसा टूट जाए तो पूरा ट्रैफिक सिस्टम ठप हो जाएगा। कानून का लागू होना यही भरोसा पैदा करता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम नियम मान रहे हैं तो दूसरे भी मानेंगे, और जो नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। इसी भरोसे पर समाज चलता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 55, जो न्याय व्यवस्था के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई एक विशेष व्यवस्था यानी न्यायाधिकरणों, ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। अनुच्छेद 323B के तहत खास तौर पर कौन से मामले आते हैं? इसका सही जवाब है ए, टैक्स, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार जैसे मामले। यहां अनुच्छेद 323A और 323B के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इसे ऐसे देखिए कि हमारी अदालतों की सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो 42वें संशोधन के जरिए संविधान में 2 तरह के एक्सप्रेसवे या फ्लाईओवर बनाने का प्रावधान किया गया। अच्छा, 2 अलग-अलग तरह के फ्लाईओवर? हाँ, अनुच्छेद 323A ने सिर्फ एक तरह की गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर बनाया, यानी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा से जुड़े मामलों के लिए। इसे हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण या कैट कहते हैं। और 323B? लेकिन अनुच्छेद 323B ने संसद और राज्यों को ये अधिकार दिया कि वो कई अलग अलग तरह की गाड़ियों के लिए नए नए फ्लाईओवर बना सकें। इसमें टैक्स, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार जैसे कई अन्य मामले शामिल हैं। तो 323 एक खास फ्लाईओवर है और 323B कई तरह के फ्लाईओवर बनाने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही। तो इन सभी सवालों से गुजरने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं थे, ये इस बात की कहानी थी कि कैसे हमारा संविधान शक्तियों को संतुलित करता है, अधिकारों की रक्षा करता है और समय के साथ खुद को बदलता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जो संशोधनों और अदालती व्याख्याओं के जरिए समाज की नई चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता बनाती चलती है। हमने देखा कि संविधान संतुलन बनाने की एक लगातार कोशिश है। तो भविष्य को देखते हुए नागरिकों के निजी अधिकारों जैसे कि प्राइवेसी या बोलने की आज़ादी और राष्ट्र की सुरक्षा या विकास जैसी सरकार की जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? एक अहम सवाल है। क्योंकि तकनीक और समाज जितनी तेजी से बदल रहे हैं, ये संतुलन उतना ही नाजुक होता जाएगा। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।